नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 तरह के स्टॉक एनालिसिस के बारे में। तो अब आप सोचेंगे कि 3 तरह के कौन से होते हैं, क्योंकि हम सब ने नॉर्मली 2 तरह के स्टॉक एनालिसिस सुने हुए हैं, एक फंडामेंटल एनालिसिस और एक टेक्निकल एनालिसिस। पर एक तीसरे तरह का एनालिसिस भी होता है जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। और दोस्तों, उस एनालिसिस को कहते हैं मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस। तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे, जो ये बड़े निवेशक हैं या जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो इस एनालिसिस को ज़रूर करते हैं। लेकिन इस पे चर्चा करने से पहले मैं आपको जो 2 एनालिसिस जिनके बारे में आपको पता है, तो सबसे पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो अगर मुझे इसका एक एग्जांपल देना है, तो यहाँ पे मैं आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे कुछ ईंटें दिख रही हैं जो एक किसी मकान को बनाते हुए ये पिक्चर ली गई है। तो फंडामेंटल एनालिसिस यही होता है दोस्तों कि ये जो आपका मकान है या जो स्टॉक है, इसकी नींव कैसी है, इसको कितनी अच्छी क्वालिटी के ईंटों से बनाया गया है या कितनी अच्छी क्वालिटी का सरिया यूज़ किया है, सीमेंट यूज़ किया है, तो उसकी पूरी नींव कैसी है, कितना मजबूत है वो मकान। तो ये आपका फंडामेंटल एनालिसिस होता है। उसी तरीके से अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक एग्ज़ाम्पल जो आता है वो क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल आता है। अगर आप क्रिकेट के गेम में देखेंगे, तो जब भी आप बैटिंग या बॉलिंग के बारे में देखते हैं या आप उसको अपनी स्क्रीन पे देखते हैं, उसमें काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस इन्वॉल्व होता है कि अगर कोई बॉलर स्पिन करा रहा है या स्विंग करा रहा है बॉल, या फास्ट बॉलिंग हो रही है, कहाँ पे उसको पिच करना है, बॉल कितनी तेज़ी से फेंकनी है, बॉल कैसे आएगी, बैट्समैन को अंदाज़ा लगाना होता है कि बॉल कहाँ पे आएगी। तो ये सारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। इसका मतलब ये है कि आप उसके अंदर जज कर रहे हैं कि आपको बॉल को खेलना कैसे है, उसको मारना कैसे है और आपको रन कैसे बटोरने हैं। अगर इसको आप स्टॉक मार्केट से कंपेयर करें, तो आप किसी स्टॉक के एनालिसिस जब आप करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, तो आप ये देखते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस मूवमेंट क्या है, उसके चार्ट्स, पैटर्न्स, वो सब आप एनालाइज करते हैं। तो वो एक तरीके से होता है कि वो एक बॉल आपके पास आई और आपको उसको कैसे खेलना है, उस बॉल को आपको उस स्टॉक में कैसे खेलना है ताकि आप उसके अंदर मैक्सिमम पैसा बना सकें, या अगर आप क्रिकेट की भाषा में कहें कि उसके अंदर आप मैक्सिमम रन बना सकें। तो ये आपका टेक्निकल एनालिसिस होता है। अब दोस्तों, जो ये तीसरे तरह का एनालिसिस होता है मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस, ये नॉर्मली बहुत सारे रिटेल निवेशक इसको मिस कर देते हैं। वो मार्केट के सेंटीमेंट्स को नहीं चेक करते किसी भी तरह के निवेश या ट्रेडिंग से पहले। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर आप इंट्राडे कोई ट्रेड ले रहे हैं, तो आप उसके अंदर मार्केट के सेंटीमेंट के साथ चलिए। अगर आप मार्केट के सेंटीमेंट के अगेंस्ट जाएंगे, तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई होती है नुकसान करने की। कोई स्टॉक कितना भी बढ़िया हो, कितना ही फंडामेंटली स्ट्रांग हो, कितना ही टेक्निकली आपको चार्ट्स पे अच्छा दिख रहा हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आपको एक येस बैंक का जो मैंने आपको बताया था, उसके अंदर टेक्निकली वो बहुत अच्छा दिख रहा है, सब चीज़ें बिल्कुल बढ़िया हैं, आपको स्विंग ट्रेड के लिए परफेक्ट सेटअप था। लेकिन अगर मार्केट का सेंटीमेंट चेंज हो जाए, तो वो सारा जो आपका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस वहीं पे आपका धरा रहता है। तो उसके अंदर वो काम नहीं आता अगर मार्केट का सेंटीमेंट उस स्टॉक के साथ नहीं है। इसी तरीके से आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि आईटीसी के स्टॉक की कैसे ज़बरदस्त पिटाई हुई है एक दिन के अंदर। तो उसमें क्या है कि मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं वो स्टॉक के अगेंस्ट हो गए। उसी तरीके से मैं एक और अगर एग्जांपल दूं सेंटीमेंट से रिलेटेड, तो वो है कोल इंडिया का स्टॉक। दोस्तों, इस स्टॉक को मैं काफ़ी समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैंने कभी निवेश नहीं किया इस स्टॉक में। इस स्टॉक के ऊपर सब बुलिश हैं, जितने भी आपके एनालिस्ट, जितने भी आपके आप कह लीजिए रिसर्च रिपोर्ट्स आती है, सब लोग इस पे काफ़ी सालों से बुलिश हैं। पर ये स्टॉक कभी आगे नहीं बढ़ता, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि मार्केट का सेंटीमेंट उसकी फेवर में नहीं है। चाहे वो कितना ही अच्छा स्टॉक हो, मुनाफे में हो, बहुत अच्छा डिविडेंड देता है, बिल्कुल बढ़िया है अपनी फील्ड में, बिल्कुल जिसको कहें कि मार्केट लीडर है, कोई कंपटीशन नहीं है, एक तरीके से कहा जाए कि मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। पर वो आई डोंट नो, मतलब उसका कारण बस यही है, यहाँ पे वो आगे बढ़ता ही नहीं है। कुछ भी कर लीजिए आप मार्केट में, वो आगे नहीं बढ़ता, चाहे मार्केट
बुल में हो, बियर में हो। अगर बुल मार्केट में मान लीजिए मार्केट 20% ऊपर चलेगी तो वो शायद 3-4% वैसे ही उसको धक्का लग जाएगा, लेकिन वो स्टॉक मतलब जिस हिसाब से उसके फंडामेंटल्स हैं उस हिसाब से वो परफॉर्मेंस नहीं देता, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स वहाँ पे उसके फेवर में काम नहीं करते। तो यहाँ पे ये एग्जांपल देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि मार्केट के सेंटिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट में। तो आइए दोस्तों अगर आगे चलते हैं तो हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक शॉर्ट में जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ टेक्निकल एनालिसिस कुछ नहीं होता, ये पूरा जो एनालिसिस है आपके स्टॉक प्राइस के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो या आप इसको दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि स्टडी ऑफ प्राइस मूवमेंट या बिहेवियर, प्राइस का क्या बिहेवियर है वही टेक्निकल एनालिसिस है। आप कोई भी टेक्निकल चार्ट उठा लीजिए, कोई भी पैटर्न स्टडी कर लीजिए, ट्रेंड्स पढ़ लीजिए, ट्रेंड्स देख लीजिए, वो सब आपके जो हैं वो प्राइस से डिराइव होते हैं। आपका जो प्राइस है वही आपके टेक्निकल चार्ट्स बनाता है, वही प्राइस आपके पैटर्न्स बनाता है, वही प्राइस आपके ट्रेंड बनाता है। तो ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ स्टॉक प्राइस की मूवमेंट के इर्द गिर्द घूमता है और इसके अंदर और कुछ नहीं होता। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आप वही स्टॉक प्राइस की मूवमेंट के बेसिस के ऊपर आगे उसकी क्या मूवमेंट होगी सिर्फ आप एक उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर वो पिछला बिहेवियर फॉलो करता है तो इसका मतलब आपका टेक्निकल एनालिसिस ठीक है। अगर पिछला बिहेवियर वो नहीं रिपीट करता, एक नया अलग बिहेवियर दिखाता है, तो आपका टेक्निकल एनालिसिस गलत हो जाता है। तो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ आप जो करते हैं वो सिर्फ एक स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को पता लगाने के लिए करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस आप अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए कि भी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट क्या होगी उसके पास्ट बिहेवियर को देखते हुए, ये आपका टेक्निकल एनालिसिस है। अब अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात की जाए तो फंडामेंटल एनालिसिस उन फैक्टर्स के अराउंड होता है जो आपकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपकी जो इकॉनमी कैसे परफॉर्म कर रही है, सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कंपनी कैसी परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, मार्केट में जो डिमांड है या नहीं, जो प्रोडक्ट कंपनी बना रही है। तो ये सारे फैक्टर्स और इसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपका फंडामेंटल एनालिसिस को इम्पैक्ट करते हैं या जो फंडामेंटल एनालिसिस को बनाते हैं। अब आप ये फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं? आप कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, उनकी मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशंस देखेंगे, न्यूज़ चेक करेंगे कंपनी के बारे में, रिसर्च रिपोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें आप चेक करके आपके दिमाग में एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये कंपनी फंडामेंटली कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। कई बार कंपनी ठीक होती है पर हो सकता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई और फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स उस कंपनी के फेवर में ना हो। जैसे यहाँ पे फिर मैं आपको आईटीसी का एग्जांपल दूंगा कि जैसे जीएसटी के अंदर गवर्नमेंट ने जैसे ही जीएसटी का रेट इंक्रीज़ किया तो आईटीसी का जो स्टॉक है वो काफ़ी तेज़ी से एक दिन में गिर गया वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्रीज़ है, अगर कोई भी टैक्स रेट में इंक्रीज़ है तो वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, उससे कंपनी के फंडामेंटल्स इम्पैक्ट होते हैं और इसी चक्कर में कंपनी का स्टॉक का जो आगे पोटेंशियल है इंक्रीज़ होने का या जो भी आगे उसके ग्रोथ के चांसेस हैं वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। उसी तरीके से अगर आप एविएशन कंपनीज़ देखें तो उनका जो फंडामेंटल्स हैं वो डिपेंड करते हैं कि आप जो आपका एटीएफ, एयर टरबाइन फ्यूल होता है, जो उनका रॉ मटेरियल होता है, जो सबसे ज़्यादा कॉस्ट होती है किसी भी एविएशन कंपनी को रन करने में, तो या किसी भी एयरलाइन को रन करने में, तो उसके रेट्स अगर ऊपर नीचे हो तो वो उसका काफ़ी इम्पैक्ट होता है उस कंपनी के स्टॉक के ऊपर, क्योंकि वो फैक्टर आपका जो प्राइस है एटीएफ का वो उसके फंडामेंटल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जैसे अगर आपने देखा होगा स्पाइस जेट का शेयर, वो काफ़ी अच्छे उसने रिटर्न्स दिए पिछले कुछ समय में। उसका एक कारण ये भी था कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का कारण है कि एटीएफ के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी कम हो गए। इससे क्या हुआ कि कंपनी जो लॉस में थी पहले वो एकदम प्रॉफिट में आ गई और उसका एक टर्न अराउंड हो गया। जबकि काफ़ी निवेशकों को ये नहीं पता कि वो टर्न अराउंड का कारण क्या है, पर टर्न अराउंड का ये सबसे बड़ा कारण है कि एटीएफ के रेट्स कम हो गए और उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि आपका जो रनिंग कॉस्ट है, जो आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो कम हो गई एटीएफ के रेट कम होने से, जो एयर टरबाइन फ्यूल होता है जिसको यूज़ किया जाता है हवाई जहाज़ को चलाने में। तो इस तरीके से ये जो सारे फैक्टर्स हैं आपके फंडामेंटल्स को इम्पैक्ट करते हैं कंपनी के, और ये फंडामेंटल्स आगे कंपनी के स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को इम्पैक्ट करते हैं।
तो दोस्तों अगला आता है कि मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अंदर क्या होता है कि ये जो आप इन्वेस्टर और ट्रेडर होते हैं वो क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं, उनका ओपिनियन क्या है किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि एम आई विलिंग टू इन्वेस्ट माई मनी इन दिस स्टॉक, मतलब एज ए निवेशक या ट्रेडर क्या मैं इस स्टॉक में अपना पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ या लगाना चाहता हूँ। अगर आंसर हाँ है वो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर आंसर ना है तो उस स्टॉक को कोई पूछेगा भी नहीं, वो एक अपनी रेंज में ट्रेड होता रहेगा, उसमें किसी निवेशक का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं या ट्रेडर्स का कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होगा नहीं। इसलिए आपको जो एक्सपर्ट्स हैं वो सलाह देते हैं कि आप केवल मोमेंटम स्टॉक्स जो होते हैं उन्हीं में आप निवेश करें या ट्रेड करें। तो उसके पीछे कारण यही है कि उस स्टॉक में या उन स्टॉक्स में जो आपके इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर्स हैं, उनका इंटरेस्ट बना हुआ है। अब इंटरेस्ट चाहे बुलिश हो या बेयरिश हो, दो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिपेंड करता है आप कौन सी पोजीशन लेते हैं इंट्राडे में आप ट्रेडिंग करते हुए। लेकिन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना होना चाहिए स्टॉक के अंदर, वो अपना जो पैसा लगा रहे हैं या निकाल रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं वो उसके अंदर। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है कि एम आई विलिंग टू इन्वेस्ट माई मनी इन दिस स्टॉक, तो उससे आपके सेंटिमेंट्स डिसाइड होते हैं। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, मेजॉरिटी का व्यू प्रिवेल करता है। अगर मेजॉरिटी सोच रही है कि नहीं ये स्टॉक में हमारे सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं तो स्टॉक गिरेगा, बियरिश व्यू है। मेजॉरिटी अगर मेजॉरिटी के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव हैं उस स्टॉक के बारे में तो बुलिश सेंटिमेंट्स होंगे उस स्टॉक के। और लास्ट में अगर इसको एक लाइन के अंदर अगर कंक्लूड किया जाए, समराइज़ किया जाए, तो ये सिर्फ कुछ नहीं होता मार्केट सेंटिमेंट, ये है कि आपका परसेप्शन क्या है उस स्टॉक के बारे में। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे फिर मुझे कोई एग्जांपल देना पड़े तो कोल इंडिया का स्टॉक यहाँ पे फिर फिट बैठता है। उसका परसेप्शन इतना पॉजिटिव नहीं है इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के बीच में। मे भी हो सकता है कि आपके जो एनालिस्ट हैं या स्टॉक एनालिस्ट या जो रिसर्च रिपोर्ट्स बनती हैं वो सब फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस के ऊपर सजेस्ट करते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है वो स्टॉक, लेकिन जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स उस स्टॉक के फेवर में नहीं है तो वो स्टॉक नहीं दौड़ेगा। तो दोस्तों अब आप पूछेंगे कि भाई कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है इन तीनों एनालिसिस में, कौन सा एनालिसिस सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे जो मार्केट का व्यू है, जो एक्सपर्ट्स का व्यू है, जो एनालिस्ट्स का व्यू है, वही मेरा व्यू है कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सबसे बेस्ट एनालिसिस है। अब आपको ये लोग सब बता तो देते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है, लेकिन कोई आपको ये नहीं बताता कि क्यों वो बेस्ट है। तो मैं आज आपको वो चीज़ बताऊँगा कि क्यों टेक्निकल एनालिसिस को बेस्ट कहा जाता है। देखिए दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या है कि वो, जैसा कि मैंने बताया, कि वो प्राइस की मूवमेंट को, उसके बिहेवियर को, उसकी मूवमेंट को स्टडी करता है और उसके बेसिस के ऊपर वो आगे एक अंदाज़ा लगाता है कि भाई आगे ये जो पिछला बिहेवियर है इसको देखते हुए अब आगे क्या होगा। अब जो आपका स्टॉक प्राइस है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कैप्चर कर लेता है। स्टॉक प्राइस में आपके फंडामेंटल्स भी कैप्चर्ड हैं, आपके सेंटिमेंट्स भी कैप्चर्ड हैं। तो जैसे जिसको कहते हैं कि अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं तो उसके अंदर मसाला डाला, आपने अच्छी क्वालिटी की सब्ज़ी यूज़ करी, वो सब आपने अच्छे से बनाया, उसको दिल से बनाया, सेंटिमेंट्स अच्छे थे, पॉजिटिव थे, लेकिन लास्ट में जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो आपको सब चीज़ें बता देगा कि इसके अंदर सब्ज़ी का टेस्ट से ही आपका पूरा कंक्लूजन निकल जाएगा कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है। कोई ये नहीं देखेगा कि उसमें कौन कौन से मसाले डाले, कोई ये नहीं देखेगा कि सेंटीमेंट क्या है, बनाया किसने, क्या किया, वो सब कोई नहीं देखता। उसका जो टेस्ट है वो एक फाइनल कंक्लूजन होता है कि ये सब्ज़ी अच्छी है, ख़राब है, बुरी है, इसमें नमक कम है, ये इसमें कमी है, या जो भी है। तो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपका जब प्राइस को देखता है तो उस प्राइस में सब चीज़ें मिली होती हैं। उसमें आपके फंडामेंटल्स, जैसे मैंने बताया, वो मिले हुए हैं, आपकी जो भी वो कंपनी की परफॉर्मेंस भी उसके अंदर मिली हुई है, उसके सेंटिमेंट्स, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स के सेंटिमेंट्स भी मिले हुए हैं। अगर एक स्टॉक का प्राइस पिछले 10 दिन में मान लीजिए 10% बढ़ गया तो वो आपके सेंटिमेंट्स को ही दर्शाता है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर्स इस स्टॉक पे पॉजिटिव हैं। अगर वही स्टॉक 10% नीचे गिरा तो वो भी यही प्राइस आपका ये दर्शाता है कि सेंटिमेंट्स बियरिश हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में जब आप स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को स्टडी करते हैं, उसके अंदर आपके फंडामेंटल और
और सेंटिमेंट्स दोनों मिले हुए होते हैं, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को बेस्ट कहा जाता है। फंडामेंटल जो एनालिसिस है वो आपके सेंटिमेंट्स को ड्राइव करते हैं, और सेंटिमेंट्स जो हैं वो आपकी स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को ड्राइव करते हैं, और स्टॉक प्राइस की मूवमेंट को पढ़ने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ज़रूरी है। जब आप उसकी मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप स्टॉक में क्या सेंटिमेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं, आप ये भी पढ़ रहे हैं कि उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है इसका मतलब फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नीचे जा रहा है इसका मतलब फंडामेंटल्स ख़राब है, जबकि ये हर बार सच नहीं होता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट आपका एक कंप्लीट एनालिसिस है, इसलिए टेक्निकल एनालिसिस को सबसे बेस्ट एनालिसिस कहा जाता है। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस बेस्ट है तो हमें सिर्फ यही करना चाहिए और तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत है या नहीं। तो दोस्तों उसका मैं आपको कारण बताऊंगा कि फ़ंडामेंटल एनालिसिस कहाँ करने की ज़रूरत होती है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन सा एनालिसिस किस किस सिचुएशन में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो इसका मैं आज आपको जवाब देता हूँ। तो मेरा मानना है कि इंट्राडे बीटी, एसटी बीटी या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का होराइज़न है वो बहुत छोटा है और उसके अंदर आपके फंडामेंटल्स कुछ नहीं चेंज होने वाले इतने समय के लिए। अगर मान लीजिए मुझे इंट्राडे करना है तो कंपनी के फंडामेंटल्स अनटिल अनलेस कोई न्यूज़ आ जाए वो एक अलग बात है, पर अगर आज मैंने सुबह ट्रेड लिया 10 बजे और मैंने वो ट्रेड 3 बजे वाइंड अप कर दिया तो इस पीरियड के दौरान कोई कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं चेंज होंगे, तो इसलिए मुझे फंडामेंटल एनालिसिस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे कारण ये है कि जो फंडामेंटल्स में चेंज होते हैं वो बहुत स्लो होते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के ट्रेड में मुझे टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मैं इंट्राडे बीटी, एसटी बीटी या स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अब अगला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है लॉन्ग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो होराइज़न है वो थोड़ा लंबा है। तो यहाँ शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म की कोई ऐसा स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं होती, हर कोई अपने अपने हिसाब से वो डेफिनेशन बनाता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैं 18 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पर मेरा ये मानना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो रही हैं और बहुत ज़्यादा मार्केट्स में मूवमेंट्स आती हैं, स्विंग्स आते हैं, और वो जो साइकिल है मार्केट की, या जो जिसको आप कह लीजिए कि मार्केट की जो अप से डाउन और डाउन से अप, ये जो साइकिल आपकी साइक्लिक प्रोसेस है ये बहुत शॉर्ट होती जा रही है। पहले ज़माने में ऐसा नहीं होता था, इसलिए अगर आप देखेंगे कि आजकल काफ़ी निवेशक जो है वो ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ उनका झुकाव होता जा रहा है, और इंट्राडे में उनको लगता है कि बहुत आसानी से या बहुत जल्दी पैसा कमाया जा सकता है अगर आप उस ट्रेड को समझ लें। लेकिन अगर आप यहाँ लॉन्ग या शॉर्ट टर्म आपकी इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप लॉन्ग या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस तीनों करने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ मुझे टेक्निकल एनालिसिस करने की ज़रूरत क्यों है, तो उसके पीछे कारण ये है कि अगर आपने फंडामेंटल एनालिसिस कर लिया और आपने पाया कि ये स्टॉक बहुत अच्छा, अब आपको एक सही समय का इंतज़ार करना पड़ेगा जब प्राइस आपके फेवरेबल हो उस स्टॉक में एंटर करने के लिए। तो अगर आप कहीं गलत प्राइस पे एंटर कर गए तो उसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म में भी जो आपका मुनाफा है वो नुकसान में बदल जाएगा। तो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जैसे मार्केट अगर ओवर हीटेड है, अगर उसका पी 24 या 25 चल रहा है, तो सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मार्केट में करेक्शन ड्यू है। कोई स्टॉक फंडामेंटली बढ़िया है, वो फंडामेंटल उसके कहाँ काम आएंगे कि अगर मार्केट 20% गिरेगी तो वो स्टॉक शायद 5% गिरेगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश देख रहे हैं तो आपका वो समय सही नहीं है जब मार्केट अपनी पीक पे है। आपने एक स्टॉक अच्छा सेलेक्ट कर लिया, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, अब आप एक सही समय का इंतज़ार करिए और टेक्निकल एनालिसिस करिए उसका, ये फाइंड आउट करने के लिए कि इस स्टॉक में कब एंटर किया जाए, कब सही समय है उस स्टॉक में एंटर करने का। और उसके लिए आपको मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस करना भी ज़रूरी है कि जब मार्केट में सेंटिमेंट्स आपके उस स्टॉक के फेवर में हो तभी अगर एंटर किया जाए तो बेहतर है, तभी आपके रिटर्न्स या आपका मुनाफा इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों यहाँ मुझसे जो सबसे एक महत्वपूर्ण क्वेरी पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है कि क्या मैं फंडामेंटल एनालिसिस करूँ या ना करूँ।
तो उसके पीछे कारण ये होता है कि ये एक एनालिसिस बहुत टाइम कंज्यूमिंग एनालिसिस है और इसमें जो ज़्यादातर निवेशक हैं या व्यूअर्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मैं क्या हम इतना टाइम स्पेंड करें एक स्टॉक को एनालाइज करने में, क्योंकि उनको अगर मान लीजिए 15-20 दिन लगेंगे एक स्टॉक को एनालाइज करने में, तब तक हो सकता है कि वो स्टॉक प्राइस मूवमेंट कुछ ऐसा उनको दिखाए, उनको लगे कि नहीं उनका निर्णय सही नहीं है। तो या फिर कई बार होता है कि कोई निवेशक बहुत अच्छा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं पर उसके बाद उनको रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिलते जैसा कि उनके फंडामेंटल एनालिसिस का रिज़ल्ट होता है। तो वहाँ पे उनको काफ़ी उसमें एक जिसको कह लीजिए फ्रस्ट्रेशन होती है कि हमने इतना समय व्यतीत किया, हमने इतना एनालिसिस किया, हमने इतनी मेहनत करी पर हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसमें आप कैसे डिसाइड करें कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है या नहीं करना। तो दोस्तों मैं आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर दूंगा कि आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है नहीं करना। उसके लिए आपको फाइंड आउट करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइज़न कितना है। मान लीजिए मेरा इन्वेस्टमेंट होराइज़न 6 महीने का है, तो मैं अपने आप से एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या इन 6 महीने के दौरान कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं। अगर उसका जवाब हाँ है तो इसका मतलब मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करना है उस स्टॉक में निवेश करने से पहले। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि इन 6 महीने के दौरान कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं चेंज होंगे तो मुझे फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन 6 महीने के दौरान कंपनी के फंडामेंटल्स ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो फंडामेंटल्स हैं वो बहुत स्लो पेस पे चेंज होते हैं। अगर कोई कंपनी मान लीजिए ऐसी फील्ड में, जैसे आपको एविएशन कंपनीज़ या एयरलाइंस की बात बताई, वहाँ पे हो सकता है कि एटीएफ के जो रेट्स हैं वो थोड़े फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहें 1-2 महीने में। लेकिन अगर आप कुछ और कंपनीज़ देखेंगे जो कि एक जिसको कह लीजिए जिनकी मोनोपोली है, या जहाँ पे मान लीजिए पावर कंपनीज़ हैं, या जैसे कोल इंडिया का ही एग्जांपल हो गया, वहाँ पे फंडामेंटल्स इतनी ज़्यादा आसानी से चेंज नहीं होते हैं अनटिल अनलेस कोई उसके अंदर न्यूज़ ना हो या गवर्नमेंट कोई अपनी पॉलिसी चेंज ना कर दे, क्योंकि वो काफ़ी कंट्रोल्ड सेक्टर्स हैं। उसी तरीके से अगर आप दूसरे कोई सेक्टर्स देखेंगे जो कि कंजम्पशन बेस्ड हैं, वहाँ पे कई चीज़ें जो होती हैं, कई फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके फंडामेंटल्स को बहुत तेज़ी से चेंज कर सकते हैं। तो आप जिस भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं, जिस सेक्टर में निवेश कर रहे हैं, आपको बस सिंपल सा एक अपने आप से सवाल पूछना है कि ये जो मेरा निवेश का होराइज़न है, मान लीजिए 1 साल है, 3 साल है, क्या इसके दौरान कंपनी के फंडामेंटल्स चेंज हो सकते हैं। यदि आपका आंसर हाँ है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस ज़रूर करिए। अगर आपका आंसर ना है, आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप टेक्निकल एनालिसिस करिए और मार्केट सेंटीमेंट एनालिसिस करके आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से स्टॉक में निवेश करना है, क्योंकि जिस भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हैं उसके फंडामेंटल सेम ही रहने वाले हैं। अब जो एग्जिस्टिंग फंडामेंटल हैं और वो आपके जो हैं स्टॉक प्राइस की मूवमेंट में ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस को क्यों सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। तो आपकी स्टॉक प्राइस मूवमेंट अगर अप है और आपको लग रहा है कि अगले 1 साल में या 3 साल में कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं चेंज होंगे, तो वहाँ पे मुझे शायद फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये इस कॉम्प्लेक्स क्वेरी का ये सिंपल सा जवाब है यहाँ पे। और ये काफ़ी दर्शकों ने ये क्वेरी मुझसे पूछी थी, तो मेरे को लगा कि मैं इसका जवाब ज़रूर दूँ, और ये वीडियो भी मैंने दर्शकों की डिमांड के ऊपर ही बनाया है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप नीचे दिए गए लाइक आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक और जानकारी से भरपूर वीडियोस देखने के लिए आप इस स्क्रीन पे यहाँ पे दिए गए सब्सक्राइब ऑप्शन को ज़रूर क्लिक करें, या नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और उसके साथ दिए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें। उससे आप सभी वीडियोस सबसे पहले देख पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया है। इस वीडियो में मैंने जिन स्टॉक्स के बारे में चर्चा की है, जिनके बारे में मैंने कोई एग्जांपल दिया है, वो सिर्फ एक मैंने रेफरेंस के पर्पज़ के लिए दिया है या एक एग्जांपल के तौर पे ही दिया है। उसके अंदर मैं आपको किसी भी तरीके से ना वो मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन है बाय करने की, सेल करने की या होल्ड करने की, या किसी भी तरह की पोजीशन लेने की। यदि आप कोई भी निवेश का निर्णय लेते हैं तो उसके लिए आप अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, और उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह का निवेश का निर्णय लें। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसके वित्तीय गैर वित्तीय प्रभाव का मैं या कोई भी व्यक्ति या कोई भी कंपनी किसी भी तरीके से जिम्मेवार नहीं होंगे। इस वीडियो के शुरू में दिखाए गए डिस्क्लेमर को आप ज़रूर पढ़ें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।